अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड इवनिंग। आज इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत ही अहम केस की समाअत हुई, लेकिन ये एक रेगुलर बेंच था जिसने फैज़ाबाद धरने का जो फैसला था उसके खिलाफ नज़रसानी की मुतादिद अपीलों की समाअत की। और वहाँ पर हैरत अंगेज़ बात यह रही कि ना सिर्फ वफाकी हुकूमत बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि पैमरा और इसके अलावा दीगर इदारे अपनी अपनी नज़रसानी की दरख्वास्तें वापस देते हुए नजर आए। ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से भी उठाया गया और पाकिस्तान के अवाम भी ये जानना चाहते हैं कि आया 4 साल पहले इसी फैसले में क्या ऐसे नकाइस मौजूद थे जिसकी बिना पर इतने इदारे और हुकूमतों ने और सियासी जमातों ने इस फैसले के खिलाफ अपील फाइल कर दी थी और इस फैसले पर अमल दरामद नहीं होने दिया था। आज ये तमाम के तमाम लोग, इदारे और हुकूमतें अब ये चाहते हैं कि उस फैसले के नकाइस दूर होने के बाद उसको नाफिज कर दिया जाना चाहिए। यकीनन ये सवाल चीफ जस्टिस ने भी किया, लेकिन कोई भी इसका जवाब देने से कासिर नजर आया। यहाँ पर यह भी अहम बात थी कि जो तज्जियाकार हैं वो इस फैसले के बारे में ये राय देते हैं कि अगर फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला था इसके ऊपर अमल दरामद कर दिया जाता तो फिर 9 मई जैसा सानहा पाकिस्तान की सियासत में न होता, जिसके नतीजे में एक सियासी जमात की बिसात न सिर्फ पाकिस्तान की सियासत से लपेट दी गई बल्कि उनका मुस्तकबिल भी सियासी तौर पर अब तारीक नजर आता है। जहाँ एक तरफ एक सियासी जमात को बिल्कुल मंजर से गायब कर दिया गया है, वहीं अगले इंतखाबात के लिए मंजर कशी भी भरपूर तरीके से जारी है। हम ये देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से आज न सिर्फ हल्का बंदियों के हवाले से इब्तदाई फहरिस्तें जारी हो गई हैं बल्कि कुछ जमातें जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सर फहरिस्त रही सबसे पहले अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रही है। लेकिन ये ज़रूर तय है कि इंतखाबी माहौल बनता हुआ नजर आ रहा है। कोई एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया लेकर आगे चल रहा है, कोई एंटी नून बयानिया लेकर आगे चल रहा है और कोई मसलहत पसंदी का शिकार नजर आता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि आया जनवरी में इंतखाबात कराने की जो तारीख दे दी गई है इसके ऊपर भी सियासी जमातें इंतखाब के लिए राजी हो पाती हैं या फिर नहीं। इसी पूरे सियासी मंजरनामे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तज्जियाकार फहद हुसैन साहब। फहद साहब, पहले तो बहुत शुक्रिया सर, आपने पहली मरतबा प्रोग्राम में हमें वक्त दिया है। सर, ये फरमाइएगा कि अब इब्तदाई तौर पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियाँ भी अनाउंस कर दी गई हैं और इब्तदाई तौर पर पीपल्स पार्टी ने भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात का माहौल इसमें क्रिएट तो कर दिया है, लेकिन लग ये रहा है कि सर इंतखाबात बज़ाहिर जनवरी में मुमकिन होते नजर आ रहे हैं। सर, आपकी क्या राय है कि वाकई हतमी तौर पर समझ लें कि इलेक्शन कमीशन ने भी और इदारों ने भी और हुकूमत ने भी फैसला कर लिया है कि इंतखाबात वक्त पर ही होंगे? देखिए, मुझे तो अब हर गुजरते दिन के साथ ये लग रहा है कि इलेक्शन वाकई में होने जा रहे हैं। आज से चंद हफ्ते पहले तक तो आप भी बड़ी अच्छी तरह जानती हैं कि हर तरफ ये सवाल पूछा जा रहा था और शुकूक व शुबहात का इजहार किया जा रहा था कि इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, मजीद डिले होंगे। लेकिन मेरे ख्याल में अब जिस तरीके से पहले जो हल्का बंदियों का जो पूरा एक प्रोसेस था उसको इलेक्शन कमीशन ने तेज किया, जल्दी खत्म किया, उसके बाद फिर ये भी अनाउंस कर दिया कि अब फरवरी की बजाय जनवरी में होंगे इलेक्शंस। और अब उसके अलावा साथ साथ जो रोजाना की बुनियाद पर नई डेवलपमेंट्स हमें नजर आ रही हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तो बज़ाहिर तो तमाम तर जो शवाहिद हमारे सामने हैं उससे लगता तो यह है कि वाकई में इलेक्शन जो हैं वो जनवरी फरवरी में होने जा रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, आखिरी दिन तक ये सवाल उठता रहेगा क्योंकि हालात ऐसे बने हुए हैं। तो मेरे ख्याल में वो उस तरह की एक डाउट जो है वो हमें सुनने को मिलती रहेगी, लेकिन मुझे लग रहा है कि इलेक्शंस अभी तक तो ऑन टाइम है। बिल्कुल सही, अनसर्टेनिटी की फिजा बरकरार रहेगी। अच्छा सर, अगर मैं अब एक एक करके थोड़ा सा सियासी जमातों के हवाले से आपका तबसरा जानूं। सर, नून लीग का जो अभी तक स्टांस था, बड़ी दिलचस्प बात है कि पहले उन्होंने बड़ा हार्ड हिटिंग मौकफ रखा, एकदम से नवाज शरीफ साहब का एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया आया कि जी जो साबिक फौजी सरबरा हैं, साबिक DGISI हैं, साबिक चीफ जस्टिस हैं, उनका भी एहतसाब होना चाहिए। फिर हमने शहबाज शरीफ साहब का आना और जाना भी देखा लंदन के, शायद पैगामात लेकर आ या जा रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा सा वो उस पर बैकफुट पर आए हैं, सॉफ्ट पोजीशन इख्तियार की है। तो क्या वो अभी तक फैसला नहीं कर सके हैं कि उन्होंने बयानिया अवाम के सामने क्या रखना है, या कुछ मसालियत पसंदी का भी शिकार हो गए हैं? सना, मेरे ख्याल में दोनों ही चीजें हुई हैं। एक तो बयानिए के हवाले से PMLN जो है वो स्ट्रगल कर रही है और वो आज से नहीं कर रही, वो काफी अरसे से कर रही है। मेरे ख्याल में आखिरी बार जब उस जमात का बयानिया जो है वो वाकई में लोगों में मकबूल हो रहा था वो वोट को इज्जत दो वाला बयानिया था। लेकिन उसके बाद से जिस तरीके से सियासी उतार और चढ़ाव हुआ है और जिस तरीके से मुस्लिम लीग नून ने भी अपनी मुख्तलिफ पोजीशंस जो हैं वो चेंज की हैं इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से और दीगर मामलात में, तो वो बयानिया जो है वो फिर कुछ कन्फ्यूजन का शिकार हुआ। और दूसरी तरफ आप देखें कि
जो पीटीआई का बयानिया है वो जो कि बिल्कुल न होने के बराबर है, जब उनको इक़्तिदार से बाहर निकाला गया तो फिर उनके पास एक बयानिया आ गया था। हालांकि मैं तो पहले दिन से सना ये मेरा ये मौक़िफ़ रहा है कि वो जो साइफर वाला और अमरीकी साजिश वाला बयानिया था वो सरासर झूठ था, उसको बनाया गया था, लेकिन बहरहाल वो हो गया था। आज इस वक्त मुझे ये लगता है कि अभी भी PMLN ये क्लियर नहीं है कि क्या बयानिया लेके उतरना है, न सिर्फ इसलिए कि उसकी जमात के अंदर इत्तेफाक नहीं है, बल्कि शायद ये भी जो है वो समझ नहीं पा रहे कि इस वक्त लोगों में, अवाम में, वोटर में कौन सा बयानिया चलेगा। तो ये कंफ्यूजन नजर आ रही है मुझे। बिल्कुल। अच्छा, लेकिन सर अब अगर पीपल्स पार्टी को देखें तो बड़ी उनकी इत्तेहादी रही, लेकिन हमने कुछ दिन पहले देखा और कुछ वक्त पहले के बिलावल साहब भी एस्टेब्लिशमेंट को बड़ा रगेदते रहे और उन्होंने कहा कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड सबके लिए नहीं है, यानी वो भी जब मौका मिला उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट की दुर्गत बनाई। अब नवाज शरीफ साहब भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। तो सर आपको भी पता है कि इलेक्शन जब होते हैं तो किसको कितना हिस्सा मिलना है या किस तरीके से इलेक्शन होना है, इसमें एक इदारे का बड़ा असर रसूख रहता है। तो क्या ये एक रेस का हिस्सा बने हुए हैं कि किसको ज्यादा प्लेट में सर्व किया जाता है इलेक्शन में, या फिर ये सिर्फ एक इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा समझा जाए जो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं? देखिए, ये बात तो बिल्कुल दुरुस्त है आपकी कि इलेक्शन में जो है वो हमेशा से एस्टैब्लिशमेंट का रोल रहा है। और अगर आज कुछ लोग ये कह रहे हैं कि जी इस बारी को बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो शायद उनकी जो मेमोरी है वो थोड़ी कमज़ोर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि नूर नज़र कौन है, और हमने ये देखा कि हर इलेक्शन में कोई नया नूर नज़र होता है, और जो बाकी लोग होते हैं वो फिर उंगलियां उठाते हैं, वो फिर शोर मचाते हैं, वो कहते हैं जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, हमारे साथ ज्यादती हो रही है, वगैरह वगैरह। ये हमें जो है वो एक कमजोर पिच के ऊपर डाला जा रहा है। तो ये भी कोई नई बात नहीं है, हर बारी होता है। तो इस बारी जब पीपल्स पार्टी का जो आपने बयान का हवाला दिया, मुझे तो उसमें भी ये नजर आ रहा है कि पीपल्स पार्टी की जो सियासत थी आज से 1 साल पहले वो कुछ मुख्तलिफ थी। वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनके ताल्लुकात बहुत ज्यादा अच्छे हैं एस्टैब्लिशमेंट के साथ, और वो अपने आप को समझ रहे थे कि शायद उनके पास एक बड़ा एक सुनहरी मौका है कि शायद वो इक़्तिदार में आ सकें। लेकिन फिर मामलात कुछ गड़बड़ हुए हैं, उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं। लेकिन आज के दिन जब बिलावल साहब ये बात करते हैं जिसका हवाला आपने दिया सना, तो मुझे तो उससे ये समझ आती है बात कि वो ये कह रहे हैं कि वो जो नूरे नजर की जो लिस्ट है उसमें हम नहीं हैं, और चुनाचे अगर इलेक्शन में हम वो उस तरह की कारकर्दगी ना दिखा पाए जिसका हम दावा कर रहे हैं, तो फिर हमारी गलती नहीं होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि हम फेवरेट्स में नहीं थे। तो ये एक तरीके से इलेक्शन कैंपेन का भी एक स्लोगन बना रहे हैं कि जी हम अंडरडॉग्स हैं, और दूसरी तरफ ये जस्टिफाई भी कर रहे हैं कि अगर हमारी अच्छी आउटकम ना हुई इलेक्टोरल आउटकम, तो उसकी वजह यही होगी कि देखें जी हमारे खिलाफ तो पहले से ही जो है वो लोग उन्होंने एक फेवरेटिज्म के बजाय एक उल्टा हमारे खिलाफ जो है वो मामला। अच्छा फहद साहब, इसी में एक ज़िमनी सवाल सर कि अब अगर नून लीग की तरफ से बज़ाहिर लगता यह है कि वो यही बयानिया रखते हैं कि इन तमाम माजी के लोगों का एहतसाब होना चाहिए, जो कि शायद इस वक्त हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी क्योंकि अभी इटसेल्फ आपने खुद कहा कि कोई बयानिया नून लीग के पास है नहीं, तो सर अगर ऐसा होता है तो क्या फिर गौर किया जा सकता है कि नून लीग के बजाय किसी और पार्टी को रिप्लेस करके उनको इक़्तिदार में बड़ा हिस्सा दिया जाए? देखिए, होने को तो सारा कुछ भी हो सकता है। जिस तरह के मामलात हैं उसमें कैलकुलेशंस चेंज होती रहती हैं, हवा का रुख बदलता रहता है, मफादात चेंज होते रहते हैं। तो ये तो हमने देखा पिछले 1.5-2 साल में, 3 साल में। आप देखें सियासत, यानी जब पीटीआई जब गवर्नमेंट में थी तो कभी कुछ सोच सकता था कि जो आज उनके साथ हो रहा है वो होगा। तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। अगर मई 9 के वाकयात ना होते सना, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो बड़े जोरों शोर से अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी ना मारती, और उसके बाद जो कुछ हुआ वो ना होता, तो ये जो पीडीएम की जमातें हैं इनको नजर आ रहा था कि पॉपुलैरिटी के कॉन्टेस्ट में उनके इम्कानात बड़े कम थे। ये तो उनको प्लेट में एक तरीके से ये इक़्तिदार दिया जा रहा है। अगर ऐसा होता है तो उसके बावजूद अगर वो समझते हैं कि जी हम कोई वी कैन स्ट्राइक अ हार्ड बार्गेन विद द एस्टैब्लिशमेंट, तो मेरे ख्याल में ये मिस रीड कर रहे हैं सिचुएशन को, और इसलिए थोड़ा सा उनको केयरफुल होना पड़ेगा। और यही वजह है शायद कि अब पीएमएलएन के अंदर भी लोग, बहुत इन्फ्लुएंशियल लोग ये कह रहे हैं कि जी इस तरह का बयानिया जिसमें हम लोगों का एहतसाब की बात करें, इसको थोड़ा सा
मध्यम रखें, लेने के देने ना पड़ जाए। और गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल। अच्छा अफाज साहब, सर आप खुद भी पंजाब में मौजूद हैं, ये सुबह डिसाइड करता है कि विफाक में किसने बैठना है वजीर आजम की कुर्सी पे। सर अभी वहाँ पर कुछ पार्टीज़ की मशरूम ग्रोथ हो रही है, कुछ जनूबी पंजाब में आने जा रही हैं, कुछ पंजाब में आ चुकी हैं, एक आध KPK में भी आई हैं, फिर बाप पार्टी भी जम होने जा रही है। सर आपको क्या लगता है कि ये वोट बैंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोड़ने की कोशिश है या फिर नून लीग का वोट बैंक कम होगा? इससे एक्चुअली इफेक्ट कौन सबसे ज्यादा होगा? देखिए मेरे ख्याल में ये बड़ा बड़ा अच्छा सवाल है सना आपका, और ये हम अपने इसमें तज्जिया ही पेश कर सकते हैं जी। मुझे ये लग रहा है कि कोशिश ये हो रही है, जिस तरीके से आपने मुख्तलिफ जमातों की बात की, जो बनी भी हैं, मार्ज़ वजूद में आई भी हैं, जिनको कुछ जोड़ा भी जा रहा है, कुछ जम भी की जा रही हैं। कोशिश ये हो रही है कि किसी एक जमात के पास जो है वो इतना ज़्यादा जो है वो इलेक्टोरल स्ट्रेंथ ना हो कि फिर मामला जो हैं वो और ज़्यादा पेचीदा हों। तो ये एक जोड़ तोड़ का सिलसिला है जो हमेशा हर इलेक्शन से पहले होता है, और ये इलेक्शन डिफरेंट नहीं है। अब ये जो ब्लॉक बनेगा, इसमें कौन कौन सी जमातें आएंगी पंजाब में, क्योंकि बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि इलेक्शन का, नेशनल इलेक्शन का फैसला तो पंजाब में होना है, और हमें ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो पॉपुलैरिटी है वो है, उसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब किस तरीके से मैनेज किया जाए, तो ये जो जमातें हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, मेरे ख्याल में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होगा पंजाब में। और वो रोल इसलिए इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात आएगी या कोलिशन बिल्डिंग की बात आएगी, तो ये जो जमातें हैं, चाहे ये इंडिपेंडेंट अलग अलग इलेक्शन लड़ें या मिलकर लड़ें, इनके पास है मुमकिन है उस तरह के नंबर्स हों जो कि एक डिसाइसिव रोल प्ले कर सकें। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये बिल्कुल आपका नुक्ता ठीक है कि पंजाब में ये जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं जमातों की, इन पे बड़ी कड़ी नजर रखने की जरूरत है। अच्छा सर, कुछ और डेवलपमेंट्स भी हैं। अब जैसे जो पाकिस्तानी जमातें हैं उनके जो बड़े कायदीन हैं उनके नैब केसेस भी अब खुल गए हैं। अता बंदियाल साहब जो भी फुटप्रिंट्स छोड़ के गए उस पर एक अलग डिबेट है, लेकिन वो केसेस जो खुले हैं उसके बाद अब नवाज शरीफ साहब हों, शहबाज शरीफ साहब हों या जरदारी साहब या दीगर लोग हों, वो केसेस अब फेस करेंगे। आपके ख्याल में जो नून लीग बात कर रही है कि जी ये PTI को ज़्यादा गले पड़ेगा फैसला, हम तो गुजर चुके हैं, क्या ये बयानिया दुरुस्त है या इवेंचुअली इनको भी अब फेस करना पड़ेगा म्यूजिक को? नहीं देखिए, अगर तो सना केस खुल गए हैं तो फिर तो सारों के खुले हैं, और जब वो केस खुलते हैं तो फिर उनकी अपनी डायनामिक्स हैं। ये बात ठीक है कि PMLN जो है वो ये तमाम जो ये कार्रवाई है नैब की और केसेस की वो भुगत चुके हैं। वो यही केसेस थे, इसी तरह के केसेस थे जिनके ऊपर हमने देखा कि किस तरीके से लोगों को PMLN के मुख्तलिफ लीडर्स को जेल में रखा गया और बड़े लंबे अरसे के लिए रखा गया, और बाद में पता चला कि उसमें कुछ था भी नहीं। तो जो इशू है वो ये है कि अगर केस खुला हुआ है तो नैब की जो मुख्तलिफ फेजेस होते हैं, उनके इन्वेस्टिगेशन है, इंक्वायरी है, उसमें कहीं भी गिरफ्तारी का अंसर जो है वो शामिल हो सकता है। तो चुनाचे अगर किसी पे सख्त वक्त आना हो तो इस तरह के केसेस जो हैं वो एक जरिया बनते हैं। तो ये बात बिल्कुल ठीक है PMLN की कि वो तो भुगत चुके हैं, PTI को पड़ेगा, लेकिन PTI खुद अब भुगत रही है, ये भी आपके सामने है। सो इसलिए मेरे ख्याल में मुझे जो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज नजर आती है वो ये है कि शायद PDM की जमातें जो समझ रही थी कि उनको अब बिल्कुल एक ओपन फील्ड मिल गई है, वो ऐसा नहीं है। अभी भी बहुत सारी बारूदी सुरंगें जो हैं वो उनके रास्ते में हैं, और उन्हें बड़े ही फूंक कर कदम रखना पड़ेगा। अच्छा, आपने अब खुद ही बारूदी सुरंगों का हवाला दिया है, तो ये जो नए चीफ जस्टिस हैं काजी फायज ईसा साहब, नून लीग इनके आने से बड़े खुश थे। अब क्यों खुश थे सर, ये हमारी भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो उनका परसेप्शन है उससे तो लगता है कि वो हर केस और हर इशू को ट्रांसपेरेंट तरीके से डील करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब नवाज शरीफ साहब ने वापस आना है, कानून के सामने पहले जाना है या जलसे में पहले जाना है, ये भी इस तरह डिसाइडेड नहीं है। तो क्या तमाम जमातें अब तैयार हों कि कोई भी चीज़ हो सकती है अनएक्सपेक्टेडली, क्योंकि फायज ईसा साहब फैज़ाबाद धरना केस हो या दीगर केसेस हो, वो पुराने केसेस को भी अब निकाल के लेके आ रहे हैं। तो इसके लिए क्या तैयार है हमारी पॉलिटिकल पार्टीज? मेरे ख्याल में अगर कोई ये समझ रहा है कि उनको आउट ऑफ द वे जाके रिलीफ मिलेगा सुप्रीम कोर्ट से, तो शायद ऐसा ना हो। हाँ, जो पिछले चीफ जस्टिस थे उन्होंने जिस तरीके से आउट ऑफ द वे जाके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ दिया, उसमें तो कोई शक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने लाइक माइंडेड बेंचेस बनाए, उसमें भी कोई शक नहीं है। उसके जरिए क्या फायदा हुआ एक जमात को एट द एक्सपेंस ऑफ द अदर्स,
ये भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक जो हमें नजर आ रहा है, जिस तरीके से मौजूदा चीफ जस्टिस मामला को लेके आगे चल रहे हैं और जो उनकी रेपुटेशन है, उसमें मुझे नहीं लगता कि वो कोई इस तरह का काम करेंगे जिससे उस तरह की झलक आए जो कि पिछले चीफ जस्टिस के कॉन्डक्ट से आ रही थी। ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा इस बारी मामला डिफरेंट होंगे और सियासी जमातों को शुड नॉट टेक हिम फॉर ग्रांटेड। अच्छा सर, अब इसमें थोड़ा सा एस्टेब्लिशमेंट के हवाले से भी मुझे फरमा दें कि अब एस्टेब्लिशमेंट ने काफ़ी अर्सा पहले कह दिया कि जी हम न्यूट्रल हैं, लेकिन क्या उनके इक़दार या जो जेस्चर्स हैं उससे लग रहा है कि वाकई न्यूट्रल हैं? और जिस तरह पॉलिटिकल पार्टीज़ कभी लेवल प्लेइंग फील्ड का हवाला दे रही हैं, कभी कुछ और कह रही हैं, तो उससे लगता नहीं है कि वो उनको छोड़ना चाहते हैं कि वो सियासत में इंटरफेयर ना करें। तो बज़ाहिर क्या जो कमर बाजवा साहब का दौर रहा था उतना मुतनाज़ ना सही, लेकिन किसी हद तक गैर मुतनाज़ बनाने की कोशिश करें, क्योंकि लोग अभी भी यही राय दे रहे हैं कि जी जो इकॉनमी से रिलेटेड इशूज़ हैं उसमें आर्मी चीफ ही जाके बाहर मुल्कों में भी मिल रहे हैं, मुलाकातें कर रहे हैं, यकीन दहानियाँ करवा रहे हैं, पाकिस्तान में भी बिजनेस कम्युनिटी से वही मुलाकातें कर रहे हैं। तो असल मामला जो है वो ना पिछली हुकूमत चला रही थी और ना निगरान हुकूमत चला रही है। देखिए, आपने जो जनरल कमर जावेद बाजवा के ईरा की बात की और जब उन्होंने ये बयान दिया था कि अब हम न्यूट्रल हैं, वो हो सकता है उस वक्त के जो कॉन्टेक्स्ट है उसमें शायद वो उसकी रेलेवेंस हो, लेकिन मई 9 के बाद तो सब कुछ चेंज हो गया। और ख़ास तौर पर क्योंकि एक पार्लियामेंट की मुद्दत ख़त्म हुई है और एक केयरटेकर गवर्नमेंट है, तो जाहिर बात है जो एक फुटप्रिंट है इस्टेब्लिशमेंट का, वो जब भी कोई केयरटेकर गवर्नमेंट होती है तो वो ज़्यादा होता है, चुनाचे अब भी है। अब बड़ा सवाल ये है कि जब एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, ये तो चले इंटरिम पीरियड है, इसमें कहा जा सकता है कि ठीक है जी मई 9 का एक तरीके से एक आफ्टर इफेक्ट्स भी हो रहे हैं और पीटीआई के ऊपर जो है वो एक सख्त वक्त भी आया हुआ है, लेकिन इलेक्शंस के बाद क्या होगा? असल सवाल सना मेरे ख्याल में वो है, क्या इलेक्शंस के बाद जो गवर्नमेंट आएगी उसकी रिलेशनशिप एस्टेब्लिशमेंट के साथ वो होगी जो इस वक्त की मौजूदा केयरटेकर गवर्नमेंट की है, या वो होगी जो पिछली पीडीएम की गवर्नमेंट की थी, या वो होगी जो पीटीआई की उस वक्त थी जब उनके हालात खराब हो रहे थे? ये हमें देखना होगा। लेकिन एक चीज मैं काफी एतमाद से कह सकता हूं, और वो ये है कि एस्टैब्लिशमेंट का रोल पाकिस्तान रनिंग ऑफ द स्टेट में अब उसका जो फुटप्रिंट है वो अब बड़ा ही रहेगा, कम से कम इन द शॉर्ट टर्म वो बड़ा रहेगा। और अगर कोई समझ रहा है कि इलेक्शंस के बाद एकदम मामला जो हैं वो सडनली चेंज हो जाएंगे और एक नए दौर का आगाज, ऐसा नहीं होगा। ये रियलिटीज हैं और इन रियलिटीज को सामने रखते हुए हमें उसका एनालिसिस भी करना चाहिए और उसको फ्रेम भी उस तरीके से करना चाहिए। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फहद हुसैन साहब, सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया देने के लिए। यकीनन जो कुछ माजी में होता रहा, सियासी जमातों को उससे सबक तो सीखना चाहिए, लेकिन मुस्तक़बिल करीब में भी बहुत ज़्यादा बेहतरी की गुंजाइश नज़र नहीं आती, ख़ास तौर पर एक ऐसे वक्त में जबकि सियासी जमातें महज इंतखाबी मुहिम को गरमाने के लिए एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ामात तो लगा रही हैं, लेकिन उसके साथ हर लम्हे इस्टेब्लिशमेंट को भी इन पूरे मामलात में घसीटने की कोशिश करती हैं, जो कि अपना दामन बचाने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिसकी वकला टीम में हमने एक रोज़ पहले फूट पड़ते हुए देखी और ये देखा कि किस तरीके से मुख्तलिफ वकला एक दूसरे के ऊपर संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे हैं, किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लीगल एस्पेक्ट है इसको धचका पहुंचेगा। इससे इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में बड़े अहम केस की समाअत हुई। फैज़ाबाद धरना केस, उसका फैसला, उसके खिलाफ नज़रसानी की मुतादिद दरखास्तें, लेकिन तमाम के तमाम दरखास्त गुजार अपने मौक़िफ़ से पीछे हट गए। आखिर इसकी वजह क्या है? यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान इस केस के अख्ताम के ऊपर ये ज़रूर जानने की कोशिश करेंगे और आवाम को भी बताएंगे कि आखिर उनके 4 साल क्यों ज़ाया किए गए। इसी पर और दीगर कुछ इशूज़ हैं जिसके ऊपर हम बात करेंगे। हमारे साथ इस पर बात करने के लिए तहरीक इंसाफ के तर्जुमान और सीनियर वकील शुएब शाहीन साहब मौजूद है। शुएब साहब, सर पहले तो बहुत शुक्रिया आपके वक्त देने के लिए। सर ये फरमाइएगा कि आज न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बल्कि वफाकी हुकूमत ने, पैमरा ने, दीगर इदारों ने अपनी अपनी नज़रसानी की दरखास्तें वापस ले ली। सर वजह क्या है कि मौक़िफ़ में तब्दीली क्यों आई आखिर? देखिए, पीटीआई ने तो आज जो मेरे सामने सारी चीज़ें आई हैं, आज मुझे पता चला, तो पीटीआई ने तो इसको चैलेंज ही नहीं किया था। पीटीआई ने चैलेंज किया था मेयरली ऑन द ग्राउंड
कि वो जो आईएसआई की रिपोर्ट थी उसके अंदर पीटीआई के किसी उलमा विंग या मशाइख विंग का ज़िक्र था। हुँ, तो उसकी हद तक जो रिपोर्ट थी उसको चैलेंज किया गया था या उस ऑब्जर्वेशन को जो कुछ कोर्ट ने कहा ऑब्जर्वेशन तो हमने दी नहीं, हुँ, हमने तो उस रिपोर्ट को रिप्रोड्यूस किया है, जो जी, उन्होंने आईएसआई ने जमा कराई थी। हुँ, दैट वाज़ द ओनली रीज़न कि लेकिन मेन जजमेंट को पीटीआई ने चैलेंज नहीं किया था। लेकिन जिन्होंने चैलेंज किया था जिसमें पैमरा है, हुँ, हुँ, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान था या डिफेंस मिनिस्ट्री थी, उनकी हद तक अलबत्ता उन्होंने कहा है कि इसका जवाब दें कि हुँ, आपने पहले तो चैलेंज क्यों किया था? और अगर चैलेंज किया है तो आप उसके ऊपर प्रेस करें और आएँ बताएँ कि कौन-सी वाली शिक जो है वो गलत है और कौन-सी खिलाफ वर्ज़ी है आइन के या कानून के। हुँ, तो मेरा ख़्याल है कि सब ने चूँकि चेंज सर्कमस्टांसेस थे, तो कोर्ट ने तो बड़ा ओपनली और खुल के ऑब्ज़र्व किया। तो आखिर किसी के इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन के बारे में तो बहुत सख्त उन्होंने रिमार्क्स दिए। हुँ, उन्होंने कहा इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा जो है, वो भी किसी के ज़ेर असर या किसी के ताबे होके काम करता हुँ, था हुँ। या करता है। जो हूसोएवर मे बी एट दैट कंडक्टर टाइम, का लफ्ज़ हूसोएवर मे उन्होंने बी नाउ। इस्तेमाल किया कि सब लोगों को लग रहा है कोई एक ही बंदा कंडक्टर के तौर पर आगे लेके चल रहा है। तो सर, इससे जी, यकीनन लेकिन जी। किसी ने कोई वाज़ेह जवाब नहीं दिया फिर भी इसके बावजूद। देखिए, जवाब उनके पास था ही नहीं ना। हुँ, जवाब या तो ये है कि वो उन्होंने कोर्ट ने भी ये बहुत अच्छी बात की, उन्होंने कहा यार सच बोलें, हुँ, आकर हुँ, कम से कम बताएँ कि कौन-सी वो शख्सियत थी या कौन से वो लोग थे, जिन्होंने आपको कहा कि आप आएँ और हमें इसके बारे में आप पिटीशन फाइल कर दें, आपने कर दी। आज वो लोग नहीं हैं या उन्होंने आपको कहा कि आज पिटीशन वापस ले आओ, आप हुँ, उसको वापस ले आए। तो कोई ना कोई तो उसकी रीज़निंग उस वक़्त होनी चाहिए थी, कोई ना कोई रीज़निंग आज होनी चाहिए और स्पेशली इलेक्शन कमीशन की ज़्यादा बड़ी ज़िम्मेदारी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है और उसका स्टेचर और स्टेटस बहुत बड़ा है। हुँ, अगर वो भी इतना इंडिपेंडेंट नहीं है, वो भी अगर इस तरह के फैसले करेगा, तो फिर लोगों को, कौम को, अवाम को क्या मैसेज जाएगा? तो मेरा ख़्याल है कि बहरहाल ये एक इम्पोर्टेंट केस है, उसके अंदर जो फाइंडिंग्स आई हैं, अगर उसका इतलाक़, उसकी एग्ज़ीक्यूशन आज भी हो जाए, तो जो कुछ आज हो रहा है, क्योंकि उसका स्पिरिट ये है कि तमाम आईनी इदारे अपने-अपने हुदूद में रह के काम करें। हुँ, अपने-अपने स्फ़ेयर में बैठ के काम करें। हुँ, अपनी आईनी हुदूद से बढ़कर अगर कोई काम करेगा, अपने फ़ील्ड से, अपने दायरे से बाहर निकल के काम करेगा, तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड इल्लीगल होगा। जी, और वो लोगों के बुनियादी हुकूक किसी सूरत मुअत्तल नहीं हो सकते और हुँ, उनकी हिफ़ाज़त करना और कराना वो अदलिया की ज़िम्मेदारी भी है और तमाम इदारे उसके पाबंद हैं। हुँ, तो मेरा ख़्याल है ये बहुत अहम चीज़ें थीं, अहम बातें हैं और अहम उनकी फाइंडिंग्स हैं। उसकी एग्ज़ीक्यूशन बहरहाल हमने रिक्वेस्ट मैंने तो आज की है। मैंने कहा जी इसका हम इजरा चाहते हैं, हुँ, इसकी एग्ज़ीक्यूशन होनी चाहिए। इसलिए कि आज बल्कि कोर्ट ने भी जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने भी ऑब्ज़र्व किया कि जो हालात उस दिन थे, अब तो उससे भी आगे बढ़ गए हैं। तो हुँ, आज जो हालात हैं, क्या आज उस पे अमल दरामद हो रहा है या वही रेपुटेशन जारी है या जो कुछ हो रहा था, हुँ, हुँ, उससे बदतर सिचुएशन जारी हुँ। है? तो मेरा ख़्याल है कि ये सारे सवाल हैं, जिनको कोर्ट आगे देखेगी जब एग्ज़ीक्यूशन का प्रोसेस या मरहला आएगा। ठीक। अच्छा सर, कुछ और डेवलपमेंट्स भी जो कोर्ट में आज रही, मैं चाहूँगी उस पर भी आप अपनी कीमती राय दें। सर, एक तो ये कि सुप्रीम कोर्ट में एक दरख्वास्त दायर की गई कि आर्मी चीफ के जो मुल्की मामलात में किरदार हैं और जो इख्तियारात उनके हैं, वो हलफ जो लेते हैं उसकी तशरीह की जानी चाहिए कि आया वाक़ई किस हद तक उनका किरदार बहैसियत आर्मी चीफ होना चाहिए और कितनी पावर्स होना चाहिए। एक तो ये कि उसमें आर्टिकल 184(3) का हवाला दिया गया है कि सुप्रीम कोर्ट ये तशरीह करे। एक तो आपके ख्याल में ये दरख्वास्त कितनी इंपॉर्टेंट है ऐसे टाइम पर दायर होना जब ये तमाम मसाइल चल रहे हैं? दूसरा, सुप्रीम कोर्ट में एक फैसला महफूज हुआ है कि मालूमात तक रसाई के तहत जो अपने मुलाजमीन है उसकी तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त की गई थी सुप्रीम कोर्ट से। तो इस पे ये सवालात भी उठाए गए कि क्या आर्मी के अंदर भी जो इस किस्म की डिटेल्स हैं वो पब्लिक की जाती हैं। तो आपके ख्याल में क्या इन दोनों केसेस को इंपॉर्टेंट करार दिया जा सकता है इस हवाले से कि जो बात कर रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के एहतसाब सबका होना चाहिए इंक्लूडिंग मी, तो क्या ट्रांसपेरेंट करते हुए सिस्टम को वो नजर आ रहे हैं आपको मुस्तकबिल करीब में? देखिए, अभी तो उनकी इब्तिदा है, लेकिन जो आगाज़ है उनका वो ठीक है, पिछली हम्म, जजमेंट्स भी उनकी दुरुस्त हैं। तो मैं समझता हूँ कि एहतसाब का जो उनका नारा है या उनकी एहतसाब की बात है, वो बिल्कुल दुरुस्त है। उन्होंने इस बात पे तवज्जो दी कि ये 4 साल रिव्यू पिटीशन क्यों पेंडिंग रही और पार्टीज़ ने दरख़्वास्तें क्यों नहीं दी कि हमारा केस जल्दी सुना जाए और वो हम्म, क्यों नहीं सुना गया, इस तरफ भी उन्होंने एक इशारा किया। और दूसरी तरफ देखें, ये अच्छी बात है कि ये जो पिटीशन आई है इसके अंदर भी अब ये सुप्रीम कोर्ट तय करेगी और फैसला करना पड़ेगा कि ज़ाहिर है आर्मी चीफ का भी एक रोल है और वो रोल किस कदर होना चाहिए, आइन हम्म, कितना कहता है और एक्चुअल उनका कितना रोल है। ये दो बड़ी अहम बातें हैं।
एक आईनी तकाजा है कि वो कितना आइन के अंदर वो सिक्योरिटी से रिलेटेड उन्हें काम करना है और सिविल गवर्नमेंट को एड करना है जब उनको ज़रूरत पड़े। हम्म। लेकिन क्या उनकी जो पावर्स एक्सरसाइज़ वो करते हैं, जिस तरह वो सियासत में मुदाखलत करते हैं, जिस तरह उनकी इन्वॉल्वमेंट है, जिस तरह सिविल इदारों में उनकी इन्वॉल्वमेंट है, तो इस तरह की सिचुएशन में तो मेरा ख़्याल है मुल्क के ऊपर बहुत सारे सवालिया निशान उठते हैं। तो लोग सवालिया निशान करते भी हैं और ये फैज़ाबाद धरना केस उसकी वन ऑफ द एक एग्ज़ाम्पल है। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, लास्ट फ्यू मिनट्स हैं, लेकिन मैं चाहूँगी अगर आपको गिरा ना गुज़रे तो कल से अब तक एक बहस चल रही है आपके हवाले से, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रवाबित के हवाले से भी, और ज़ाहिर-सी बात है कि आप जानते हैं कि मैं किन की बात कर रही हूँ। लेकिन अगर आप इसको ज़्यादा वाज़ेह कर सकेंगे कि जो ट्वीट के प्लेटफ़ॉर्म से आपकी शख्सियत और आपको जो गद्दार मुखातिब करके कहा गया एक और लीगल टीम के वर्कर की जानिब से, वकील की जानिब से, उस पर सर आपने क्या ऑफिशियली अभी तक अपना स्टांस दिया है? क्योंकि कुछ एलिगेशंस जो लगाए गए थे बड़े संगीन थे कि आप ना तो उनके किसी पुराने केसेस में शामिल थे। अप्रैल 2023 के बाद आपकी एंट्री हुई, आपने यकीनन वो डिटेल्स भी पढ़ी होंगी जो कि सोशल मीडिया पे सर्कुलेट कर रही है। तो पहले तो मुख्तसरन सर आपका इस पे क्या टेक है? देखिए, पहली बात तो ये है कि सोशल मीडिया में की जाने वाले इल्ज़ाम तराशियाँ कोई एक नहीं, बेशुमार रोज़ आती हैं। मैं तो उनकी परवाह भी नहीं करता, मैं ये चीज़ें अल्लाह पे छोड़ता हूँ। दूसरी बात ये है कि इसका फ़ौरी तौर पर जवाब पीटीआई ने ऑफ़िशियली दे दिया और वो कल ही पीटीआई ने अपनी ट्वीट कर दी है, उसका जवाब दे दिया है कि उनका इससे कोई ताल्लुक़ नहीं, वो ज़ाती हैसियत में जो भी बातें कर रहे हैं वो गलत हैं। और उन्होंने ये भी कहा है कि 5 जो तर्जमान हैं, उसमें से मैं वन ऑफ दी स्पोक्स पर्सन हूँ पीटीआई का ऑफ़िशियली। उन्होंने मेरी खिदमात को भी सराहा है। तो इसलिए मेरा ख़्याल है कि मेरा वही जवाब है जो पीटीआई का ऑफ़िशियल जवाब है। तो बाकी चीज़ें मैं अल्लाह पे छोड़ता हूँ। मैं नहीं, एक लेकिन बड़ा काम कर रहा हूँ, जिसको मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ा काम है, बड़ा पैगाम है, बड़ा मैसेज है। वो ये है कि इमरान खान और पीटीआई का पैगाम पब्लिक तक, अवाम तक मैं पहुँचाऊँ नहीं, और वो वो तो अपनी दुरुस्त ड्यूटी है मैं कर शोएब रहा हूँ। साहब। और मुझे किसी से ना सर्टिफ़िकेट लेना है, ना ही मुझे उसकी कोई ज़रूरत है, ना ही मैं किसी के इल्ज़ामात का जवाब देना पसंद करता हूँ। इसलिए कि ये पार्टी का अगर अंदरूनी फ़ैसला था, तो पार्टी ने उसका फ़ैसला कर दिया है और वो नहीं, इमीडिएटली शुएब किया साहब है। उनके तो पार्टी खिलाफ के उस सर फ़ैसले के सर बाद माज़रत आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन शेख अफजल मरवत साहब के खिलाफ क्या कोई कानूनी कार्रवाई होगी? क्योंकि उन्होंने बड़ा क्लियर पहले एक ट्वीट की, फिर डिलीट कर दी, फिर उन्होंने दोबारा की। उन्होंने कहा जी आपको 2 अफराद की देखें पुष्पनाही हासिल है। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखें तो अब तक नहीं की पीटीआई ने सर। देखिए, पीटीआई ज़रूर कार्रवाई करेगी, वो उनका एक डोमेन है। हम्म। वो मैं तो उनको नहीं कह सकता कि करें या ना करें, ना मैंने उनको कुछ कहा है। उन्होंने फ़ौरी तौर पर ऑफ़िशियल मीडिया के ज़रिए उन्होंने उसके इल्ज़ामात की तरदीद की और मेरी ऑफ़िशियल पोज़ीशन को रिस्टोर किया और कहा कि मैं ऑफ़िशियल स्पोक्स पर्सन हूँ। तो लिहाज़ा मेरा जो स्टेटमेंट है, वो पीटीआई का स्टेटमेंट तस्वुर होगा। लिहाज़ा मैं नहीं समझता कि किसी इंडिविजुअल की हमारे यहाँ करोड़ों की तादाद में अगर हमारे वर्कर्स हैं, अगर कोई भी शख्स उठ के कोई भी किसी के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है, ये अल्लाह का उसका मामला है। मैं बहरहाल चूँकि पीटीआई का डोमेन में है और पीटीआई ने फ़ौरी तौर पर उसको रिस्पॉन्ड कर दिया है, उससे ज़्यादा मैं उसको कमेंट नहीं करना चाहता। अगर पार्टी अपने तौर पर कोई फैसला करेगी, तो वो ज़रूर कर लेगी। यानी आप सर उनके खिलाफ किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, कोई रिएक्शन नहीं देंगे, चाहे अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उनको कंटिन्यू भी करवाना है तो आपको इस पे कोई एतराज़ नहीं होगा? जी, मेरा कोई उससे ना किसी से ज़ाती दुश्मनी है, ना मेरा किसी से ज़ाती गिला है। ये लेट द पार्टी शुड डिसाइड। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। शुएब शाहीन साहब हमारे साथ मौजूद थे, पाकिस्तान तहरीक लीगल टीम के मेंबर भी हैं, उनके तर्जुमान भी हैं, और बड़ी हद तक उन्होंने वाजे भी कर दिया है कल से जो एक लड़ाई सोशल मीडिया के ऊपर शेख अफजल मरवत साहब जो कि लीगल टीम का हिस्सा हैं, वो शुएब शाहीन साहब के ऊपर बड़े संगीन इल्ज़ामात आयद कर रहे थे कि वो एक गद्दार हैं और उनको प्लांट किया गया। 2 अफराद उनके पीछे हैं जो कि उनको हर मीटिंग में बुलाते हैं, लेकिन उन तमाम के ऊपर शुएब शाहीन साहब का टेक आपने सुना। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद जहाँ इलेक्शन कमीशन की तरफ से हल्का बंदियाँ इब्तदाई तौर पर जो हैं वो अनाउंस कर दी गई है, इसके ऊपर क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं सियासी जमातों को, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन किस तरीके से इलेक्शन के माहौल की तरफ आगे बढ़ेगा, तैयारियों की तरफ आगे बढ़ेगा, इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। इंतखाबात का माहौल सही मायनों में शुरू हो चुका है और अब इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इब्तदाई हल्का बंदियां हैं वो भी जारी कर दी गई हैं, जिससे बज़ाहिर ये लगता है कि इलेक्शन कमीशन तो इंतखाबात कराने के हतमी मूड में नजर आता है। लेकिन सियासी जमातें जिस तरीके से हल्का बंदियों के ऊपर तबसरे कर रही हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इस पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया है और शायद इसके लिए वो उससे रुजू भी करेंगे। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई इलेक्शन कमीशन की हल्का बंदियों के बाद अब जो नशिस्तें बनने जा रही हैं, जिनकी तादाद अब कम होकर 266 हो चुकी है, इसमें किस तरीके से कौन सी जमात कितना हिस्सा ले पाती है। लेकिन ये जरूर है कि नंबर गेम के हवाले से भी जो वज़ीर आज़म का इंतखाब है उसके लिए दरकार वोटों की तादाद 172 से कम होकर 169 हो चुकी है। लेकिन अब देखना यह है कि क्या वाकई जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो किस हद तक इलेक्शन के लिए तैयार नजर आती हैं। और जो RTS सिस्टम के ऊपर बड़ी डिबेट हो रही थी, इस पर भी EVM मशीनों के हवाले से कुछ फैसले पंजाब हुकूमत ने किए हैं। इस सेगमेंट में जरा इस पर डिटेल में बात करेंगे और इस सेगमेंट पे इस टॉपिक के हवाले से जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद है, ना सिर्फ सीनियर सहाफ़ी हैं बल्कि इलेक्शन के हवाले से बड़ी तफसीली तौर पर अपने तज्जियात भी अखबारात में शाया करते रहते हैं और बड़ी मुस्तनद राय इसके ऊपर रखते हैं। माजिद निज़ामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माजिद, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया। ये फरमाइएगा सबसे पहले कि ये जो हल्का बंदियां इब्तदाई तौर पर जारी की गई हैं, इस पर पीपल्स पार्टी तो पहले ही रिजर्वेशन शो कर चुकी है। आपको लगता है कि इसमें कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, कुछ फ्लॉज हैं जो कि अभी इलेक्शन कमीशन ने दूर करने हैं? अभी इस वक्त जो इब्तदाई हल्का बंदियां तजवीज़ की गई हैं, उसके अंदर कुछ बड़ी बुनियादी तब्दीलियां की गई हैं। पंजाब के बड़े शहरों के अंदर ये देखने में आ रहा है कि कुछ ना कुछ चेंजेस की गई हैं। 2018 में भी अपोजिशन जमातें ये इल्ज़ाम लगाती थी कि हल्का बंदियों के तहत मुस्लिम लीग नून को ख़ुसूसन पंजाब में हराने के लिए इन हल्का बंदियों को इस्तेमाल किया गया। लेकिन अभी जो मौजूदा तनाजुर में अगर हम बात करें तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जारी की गई हल्का बंदियों को अभी सिर्फ 24 घंटे हुए हैं और एक सियासी जमात की जानिब से इनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया है। तो मैं ये समझता हूँ कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर मुख्तलिफ सियासी जमातों की जानिब से इसके ऊपर अपनी रिजर्वेशंस का इजहार किया जाएगा। उसकी वजह यह है कि अगर इंतखाबी हल्का बंदियों का मामला शफाफियत से हल हो जाता है और सियासी जमातों का इसके ऊपर एक एतमाद कायम हो जाता है, तो ये एक शफाफ और बेहतर इंतखाबात का पेश खैमा होगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये भी फरमाइएगा माजिद, क्योंकि आप पंजाब के ऊपर भी आपने काफ़ी रिसर्च भी किया है, लिखा भी है, तो अब ये जो पंजाब की निगरान हुकूमत है, इन्होंने भी अभी कुछ दिनों पहले इलेक्शन एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स की और उसके बाद उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का जो सिस्टम था वो एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए ख़त्म कर दिया। तो पहले तो ये बताएं कि बहैसियत फ़ैसला आपको क्या लगता है कि ये दुरुस्त फ़ैसला किया गया? तहफ़्फ़ुज़ात तो यकीनन थे सब केस के ऊपर, लेकिन जिस तरह निगरान हुकूमत के इख्तियारात महदूद होते हैं, क्या इस किस्म का डिसीजन कर सकती थी पंजाब की हुकूमत? जी, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मसला इसलिए है कि ये पंजाब ने अपनी कानून साजी में इसे शामिल कर दिया था उस्मान बुज़दार हुकूमत में। चूंकि PTI का ये क्लेम था कि इंतखाबात में शफाफियत होनी चाहिए, तो इसमें ई वोटिंग जो है ये खसूसी तौर पे लोकल गवर्नमेंट के लिए उन्होंने इसको शामिल किया था। लेकिन अब चूंकि निगरान हुकूमत और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की इस हवाले से कोऑर्डिनेशन चल रही थी, जिसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ये वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अभी फिल वक्त हम EVM के मुतहम्मिल नहीं हो सकते और अभी तक किसी भी सियासी जमात की जानिब से ऐसी कोई संजीदा कोशिश नहीं की गई के तजर्बाती तौर पे या किसी प्रोजेक्ट के तौर पे इसे इस्तेमाल किया जाए। माजिद, आपकी बात मैं काट रही हूँ, लेकिन देखिए अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम होता है, फ्लॉज तो यकीनन होंगे थोड़े बहुत, लेकिन अगर देखा जाए तो पर्ची के वोट से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, जो नादरा का जो आपका वोट हो उसके मुताबिक एक डेटा ट्रांसपेरेंट तरीके से शिफ्ट हो और पता हो कि कितने जेन्युइन वोट्स पड़े हैं, उसके लिए उस शख्स का खुद होना बूथ के ऊपर ज़रूरी है, उस स्टेशन के ऊपर जहाँ आप वोट पड़ रहे हैं। तो सर वो पर्ची सिस्टम से तो ये बहुत बेहतर है, तो इसको रिफॉर्म्स करके इसको बेहतर करने की बजाय इस पूरे प्रोजेक्ट को ठप कर देना, ये तो ज्यादती नहीं है? जी, मैं आपसे इस मामले में मुकम्मल इत्तेफाक करता हूँ। सियासी जमातों के अंदर इस हवाले से कोई ऐसी मौजूद नहीं है जज्बा जिसके बारे में वो कहें कि हमें इसे आगे लेके चलना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि जब सियासी जमातें इस पे कंसेंसस नहीं कर रही तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर नहीं जा सकता। सबसे शफाफ बेहतरीन तरीका तो ई वोटिंग है। ये जो हम धांधली का इल्जाम लगता है, बैलेट पेपर उठा के ले गए, बैलेट पेपर में स्याही फेंक दी
और वोट कैंसिल हो गए, इन सारे इल्जामात से सियासी जमातें निकल आएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उन सब का अपने अपने इलाकों में मुफाद जुड़ा हुआ है, सही। जिसकी वजह से वो इस प्रोजेक्ट को आगे नहीं लाना चाहते। बिल्कुल। अच्छा, ये बताएगा कि अब ये जो हल्का बंदियां हुई हैं, इसके बाद अब कुछ सीटों में भी कमी आई है कौमी असेंबली की, जो 266 हैं, अब उसमें प्राइम मिनिस्टर के लिए जो अब फिगर है वो 172 के बजाय 169 वोट पर आ गया है। तो इससे कोई फर्क पड़ेगा आपके ख्याल में? जी, ये इसमें बेसिकली जो सीटों की कमी हुई है वो जो हमारा साबका फाटा है उसमें सीट्स थी, तो उसको जब मैनेज किया गया और उसको मर्ज किया गया खैबर पख्तूनख्वा में, तो उस वक्त ये फैसला किया गया था। उसके अलावा पंजाब में, बलूचिस्तान में और सिंध में सिवाय एक सांगड़ और कराची की सीट के नेशनल असम्बली की सीटों में कोई खासा फर्क नहीं पड़ा है। तो ये तो गुज़िश्ता हुकूमत में तमाम सियासी जमातें इस पर इत्तफाक कर गई थी कि फाटा को जब मर्ज कर दिया गया तो उसके लिए जो एक एडिशनल वहां पे एलोकेशन रखी गई थी उसे खत्म कर दिया जाए। तो ये सिर्फ नंबर्स गेम का इशू है, इसके अंदर कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि गुज़िश्ता असम्बली की सियासी जमातें इस पे अपना कंसेंसस कर चुकी थी। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि आपने भी, आपकी नज़र से भी गुजरा होगा, शायद खाकान साहब ने कुछ रोज़ पहले कहा था कि जो जनवरी का महीना है वो इंतखाबात के लिए मौजू नहीं है, क्योंकि उसमें सर्दी बहुत पड़ती है। फिर मार्च में आपको पता है कि सेनेट इंतखाबात हैं, वो भी बहुत से लोगों को मौजू नहीं लगता था। तो आपके ख्याल में क्या तारीख में, क्योंकि अभी बज़ाहिर हतमी तौर पर इलेक्शन की जो डेट है वो नहीं आई, सिर्फ हफ्ते का तयन किया गया है, तो क्या उसमें कोई रद्दोबदल की गुंजाइश मौजूद है? जी बिल्कुल है। उसकी वजह यह है कि इस वक्त हमारे पास डस्का के ज़िमनी इंतखाबात की एक वाज़ेह मिसाल मौजूद है कि जिसके अंदर जब धांधली हुई तो उसके बाद एक्सक्यूज ये पेश किया गया कि चूंकि रात को धुंध बहुत आ गई थी तो जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो वक्त पे नहीं पहुंच सके। तो मौसम की बहाली और मौसम का साफ होना बहरहाल एक अहम मामला है, और पाकिस्तान की तारीख में भी इंतखाबात ऐसे मौसम में करवाए जाते हैं जहां पे मौसमी शिद्दत ना हो। खुसूसन सर्दियों में पाकिस्तान के अंदर बहुत कम इंतखाबात करवाए गए हैं। तो अगर ये मामला सामने आता है तो इस पे बहरहाल इसकी शफाफियत पे एक सवालिया निशान होगा कि क्या अगर पंजाब के अंदर धुंध है तो जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके अंदर मैक्सिमम जो पहाड़ी इलाका है वहां पे बर्फ के और रास्ते बंद होने के मसाइल होंगे। तो इसके ऊपर सियासी जमातों के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन को मुशावरत करना होगी, वरना ये एक और सवालिया निशान होगा। अच्छा, आखिरी सवाल के कुछ पार्टीज हैं जिन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए। बड़ी दिलचस्प की बात यह है कि शायद नून लीग ने भी नहीं कराया, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी गालिबन इंट्रा पार्टी इलेक्शन नहीं करवाए हैं। तो क्या ऐसी सूरत में जब उनको कुछ वक्त पहले कहा गया कि जी आपका जो इंतखाबी निशान है वो भी हम मनसूख कर देते हैं, तो आपके ख्याल में क्या ऐसी जमातें इंतखाबात में जा सकेंगी, या इलेक्शन कमीशन उनको फोर्स कर सकता है कि कम अज़ कम पहले अपने अंदर जमहूरियत लाएं, उसके बाद जमहूरियत की तरफ जाएं? जी, एक अहम सवाल इसलिए है कि पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी क्लास है वो इस हवाले से खासे सवालात उठाती है, और अब इशू ये है कि चूंकि सियासी जमातों के अंदर जमहूरियत नहीं है तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मुस्लिम लीग नून ने भी जब अपने इलेक्शंस करवाए तो उसमें कई ओहदेदारान बिला मुकाबला मुंतखब हो गए। इसी तरह पीपल्स पार्टी के जो इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर भी अक्सर लोग बिला मुकाबला मुंतखब हो जाते हैं। तहरीक इंसाफ ने एक दफा इंट्रा पार्टी इलेक्शंस डिटेल में करवाने की कोशिश की थी, लेकिन लड़ाइयां झगड़े इतने ज्यादा हो गए कि उन्होंने उसे भी कैंसिल कर दिया। तो अगर इलेक्शन कमीशन ऐसी कोई शर्त रखता भी है तो सियासी जमातों के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। कोई डमी इलेक्शंस जो हैं वो अरेंज किए जा सकते हैं और उसके बाद सियासी जमातें अपनी तरफ से एक फाइल प्रेजेंट कर देंगी कि हमारे ये इलेक्शंस हो चुके हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक। बहुत बहुत शुक्रिया माजिद निज़ामी। इलेक्शंस के हवाले से बड़ी मुस्तनद आवाज़ हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन इंतखाबात के हवाले से जमहूरियत के पीछे भागती ये सियासी जमातें नज़र आती हैं, लेकिन अगर इनके अपने गिरबानों में झांक के देखा जाए तो ये अपनी पार्टी के अंदर ही जमहूरियत की इक़दार की पासदारी करने के बजाय पामाली करती हुई नज़र आती हैं। यकीनन पहले अपनी पार्टीज़ के अंदर ग्रास रूट लेवल तक इनको जमहूरियत के हवाले से इंट्रा पार्टी इलेक्शंस करवाने चाहिए और नीचे से लोगों को ऊपर लाना चाहिए पार्टी की लीडरशिप में, लेकिन ऐसा नहीं होता। मोरूसी सियासत आज भी पाकिस्तान की हर दूसरी पार्टी में मौजूद है। यकीनन इसके बाद ही अवाम बेहतर फैसला कर सकते हैं कि उन्होंने किस जमात को किस बुनियाद पर वोट देना है। इसी पॉइंट के साथ मुझे इस प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।